नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थोड़ी देर में संसद के लिए रवाना होंगे। एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। नामांकन के बाद सीएम धामी गृह मंत्री अमित शाह से दोपहर 3 बजे मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही सीएम धामी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से 2 बजे मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि सीएम बीएल संतोष से मुलाकात कर सकते हैं। कल सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। बता दें कि चंपावत का चुनाव जीतने के बाद पहली बार दिल्ली आए सीएम धामी संगठन के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। और बातचीत करने के लिए दिल्ली से हमारी सहयोगी फराह खान हमारे साथ जुड़ रही हैं। फराह, क्या जानकारी मिल पा रही है मुख्यमंत्री धामी के दौरे को लेकर के और कितने बजे रवाना होंगे संसद के लिए? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री के दौरे की बात करें तो बहुत अहम है, लेकिन अभी मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगी, अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि उत्तराखंड सदन से ठीक 2 मिनट पहले संसद के लिए जो मुख्यमंत्री हैं वो निकल चुके हैं, क्योंकि 12:30 बजे 29 नंबर में नामांकन होना है। और आज बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी शक्ति को दर्शा रहे हैं नामांकन से पहले। तो उससे पहले सब 12 बजे मिलेंगे और 12:30 बजे नामांकन होगा। और नामांकन के बाद आपको अगर सीएम के शेड्यूल के बारे में बताऊं तो 2 बजे उनको केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मिलना है और 3 बजे उनको होम मिनिस्टर अमित शाह से मिलना है। कल से ही मुलाकातों का सिलसिला जो है वो जारी है और ये चंपावत से चुनाव लड़ने के बाद ये पहला दौरा है, इसलिए अहम है। तो नामांकन के बाद ये 2 जो मीटिंग्स हैं ये काफी अहम मानी जा रही हैं। कल भी पीएम से भी मिले थे, जेपी नड्डा से भी मिले थे और साफ तौर पर कल जीएसटी को भी लेकर बात हुई और कई तमाम बड़ी बातें की गई। तो आज भी मंत्रियों से मिलने का सिलसिला जारी है और वहां भी अहम बातें होंगी। और अभी के लिए अपडेट यही है कि संसद के लिए रवाना हो चुके हैं और उसके बाद 12:30 बजे सारे सीएम के साथ यूके के सीएम भी जो है वो मौजूद रहेंगे नामांकन के लिए और उसके बाद मीटिंग्स की तरफ जो है वो बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए ये इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि जीएसटी को लेकर भी शुरुआत से अनुमान लगाया जा रहा था कि बात होगी और कल जिस तरीके से बैक टू बैक मीटिंग हुई और आज भी सिलसिला जारी है और कल ये जो दौरा है 25 तारीख को ये समाप्त भी हो जाएगा। इसलिए आज के स्केड्यूल के लिए 2-3 मीटिंग और अभी देखिए बीएल संतोष से भी मिलने की बात सामने आ रही है, लेकिन अभी उस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो ये बिल्कुल ये भी बताया जा रहा है कि आखिर नामांकन में मौजूद रहने के बाद 3 बजे अमित शाह से मुलाकात होगी। इस मुलाकात को किस नजरिए से देखा जाए? जी देखिए ये मुलाकात बहुत अहम है क्योंकि देखिए अगर एक तरफ बात की जाए तो उत्तराखंड में अग्निपथ को लेकर भी कई जो है बात सवाल उठ रहे हैं। जो वहाँ के युवाएं हैं उनमें भी आक्रोश है। तो गृह मंत्री से तमाम चीज़ों पर बात होगी और जो हाल है वो रखा जाएगा। कल जैसे पीएम से मुलाकात हुई थी तो उनके सामने क्या क्या चीज़ें जो हैं उनको पूरी बात रखी गई थी, जीएसटी को लेकर बात की गई थी, तमाम अहम मुद्दों पर बात हुई थी। तो इस मीटिंग को भी अहम तौर पर देखा जा रहा है। फराह, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। फराह हमारी संवाददाता दिल्ली से इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रही थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसमें उत्तराखंड में इस साल खत्म होने जा रही जीएसटी पर चर्चा हुई है। सीएम धामी ने मुलाकात के बाद कहा कि पीएम से जीएसटी में छूट बरकरार रखने की मांग की गई है। सीएम धामी ने कहा है कि जीएसटी में छूट से राज्य को करीब 5,000 करोड़ का नुकसान होगा। वहीं इस बीच 28 और 29 जून को जीएसटी काउंसिल की चंडीगढ़ में मीटिंग होने जा रही है, जिसमें उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस मीटिंग में उत्तराखंड के लिए जीएसटी छूट की मांग रखी जाएगी। हम बात करेंगे। वैसे भी 28-29 जून को चंडीगढ़ में भी एक जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही है, उसमें मैं जा रहा हूँ। मौका लगे तो वहाँ भी बात करूँगा, यानी कैसे हम अपने जीएसटी की जो प्रतिपूर्ति है कैसे उसका हम लोग उस एवरेज में हम काम कर सकें, हम प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बारे में बहुत गंभीर हैं। दिल्ली में सीएम धामी से जस्टिस रंजना देसाई ने भी मुलाकात की है। उत्तराखंड सदन में दोनों के बीच मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। जस्टिस रंजना देसाई यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी की अध्यक्ष हैं और उनकी मुलाकात पुष्कर धामी के साथ हुई है। उत्तराखंड सदन में दोनों के बीच में मुलाकात हुई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।
सीएम धामी ने भी जस्टिस रंजना देसाई से मुलाकात को लेकर ट्वीट भी किया है और इसमें लिखा है कि नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने भेंट कर संहिता से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। तो ये तस्वीर और ये ट्वीट पुष्कर धामी का, जिसका जिक्र मैं कर रहा था अभी, कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। सीएम धामी से मिली हैं जस्टिस रंजना देसाई, गठित कमेटी की अध्यक्ष हैं और उनसे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी की अध्यक्ष हैं। सभी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से द्रौपदी मुर्मू जी को कैंडिडेट बनाया है। वो इस अवधारणा को सच साबित करता है कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को आगे लाना भारतीय जनता पार्टी का काम है। और मोदी जी का जो एक अंत्योदय का सिद्धांत है कि ऐसे व्यक्ति जो समाज में जिन्होंने दीनहीन लोगों के लिए काम किया है, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, और वो स्वयं एक आदिवासी क्षेत्र से और जनजाति क्षेत्र से आती हैं, निश्चित रूप से इतने बड़ा देश के अंदर रहने वाले पूरे जनजाति समाज का भी जो है उत्थान का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। सर, आज किन-किन से मुलाकात होने वाली है आपकी? आज तो अभी तो नामांकन प्रक्रिया में है और माननीय गृह मंत्री जी से और अन्य मंत्रीगणों से मुलाकात है। धन्यवाद। सिविल कोड को लेकर के जिस तरीके से चर्चा हुई है रंजना देसाई के साथ, सीएम धामी से जस्टिस रंजना देसाई ने मुलाकात की है और उत्तराखंड सदन में दोनों के बीच की मुलाकात हुई है। दिल्ली के दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और इस बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने वहां पर पहुंचकर मुलाकात की है। और आज जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के वक्त भी पुष्कर धामी मौजूद रहेंगे, उसके बाद उनकी 3 बजे अमित शाह के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। आईएएस रामविलास यादव को जेल भेज दिया गया है। रामविलास यादव अब 6 जुलाई तक जेल में ही रहेंगे। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में रामविलास यादव के खिलाफ विजिलेंस की जांच चल रही है। बुधवार को रामविलास से विजिलेंस ने लंबी पूछताछ की थी, जिसमें उनके जवाब से विजिलेंस की टीम संतुष्ट नहीं थी। आईएएस रामविलास यादव की गिरफ्तारी के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि रामविलास यादव की गिरफ्तारी क्यों की गई है, जिस पर सरकार ने जांच में सहयोग न करने का हवाला दिया है। वहीं हाईकोर्ट ने सरकार से शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है। आपको बता दें कि गिरफ्तारी से बचने के लिए रामविलास यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वहीं एफआईआर निरस्त करने संबंधित याचिका पर अब 19 जुलाई को सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने आज सारे मामले को सुनने के बाद इसमें ये डायरेक्ट किया है कि इसमें विजिलेंस डिपार्टमेंट अपना काउंटर एफिडेविट फाइल करे और वो सारा विवरण प्रस्तुत करे जिन कारणों से इनको गिरफ्तार करना पड़ा। और जो एफआईआर की क्वेश्चनिंग है, जो मेन मुद्दा है इसमें है कि एफआईआर स्टैंड नहीं करती है, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति की शिकायत पर है जिसके विरुद्ध खुद 12 रंगदारी के मुकदमे उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं और जिसका इतिहास ही ब्लैकमेलिंग कर रहा है। रामविलास यादव पर एक्शन करके सीएम पुष्कर धामी ने करप्शन पर कड़ा प्रहार किया है, लेकिन कृषि मंत्री गणेश जोशी के बयान ने सियासत को एक नई हवा दी है, या यूं कहें कि सियासत को असल में गरमा दिया है। और कांग्रेस ने रामविलास के नाम पर मंत्री को अब कटघरे में खड़ा कर दिया है। कृषि विभाग में अपर सचिव रहे आईएएस रामविलास यादव का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले इस करप्ट आईएएस के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दिए और रिटायरमेंट से पहले ही सस्पेंड भी कर दिया। इतना ही नहीं, आय से अधिक संपत्ति बनाने वाले रामविलास की गिरफ्तारी भी हो गई। रामविलास लंबे वक्त से कृषि विभाग में थे और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री के एक्शन को सही बताया। लेकिन गणेश जोशी का कहना है कि उत्तराखंड में एक नहीं, ऐसे कई रामविलास हैं।
गिरफ्तार हुए। यही नहीं, मैंने पहले भी कहा था, कोई भी हो, ये तो एक रामविलास है, कई रामविलास यहाँ पर हैं, और कहीं पर ऐसा कोई पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये संदेश इस कार्रवाई ने उनको दे दिया। मंत्री गणेश जोशी के बयान से साफ है कि उत्तराखंड में कई आईएएस अधिकारी करप्ट हैं, जिन्होंने रामविलास की तरह संपत्ति बनाई। इसी बयान पर कांग्रेस ने सरकार के मंत्रियों को घेरा है। कांग्रेस का कहना है कि रामविलास जैसे दूसरे रामविलास कहां छिपे हैं, और सवाल ये है कि क्या ऐसे आईएएस अधिकारियों के पीछे विभागों के मंत्रियों का हाथ नहीं है। बड़ा कमाल नहीं कर दिया है। और जहाँ तक गणेश जोशी जी की बात है कि उन्होंने कहा कि हमारे पास कई रामविलास यादव हैं, तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ रामविलास यादव हैं कहाँ? विगत 5 वर्षों से 6 वर्षों से उनकी सरकार उत्तराखंड में काम कर रही है। जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, अगर ऐसे कहीं है तो ये कहाँ छिपा के रखे हैं? रिटायरमेंट से पहले ही रामविलास यादव की कहानी खराब हो चुकी है, लेकिन सवाल मंत्री गणेश जोशी के बयान के बाद खड़े हुए हैं कि रामविलास जैसे अगर दूसरे रामविलास उत्तराखंड में हैं, तो क्या धामी सरकार का शिकंजा उन पर भी कसेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। धामी सरकार ने अपने 8 मंत्रियों को 2 दिन पहले ही जिलों की जिम्मेदारी सौंपी। मंत्री इन जिलों में सरकार की योजनाओं की समीक्षा तो करेंगे ही, साथ ही जिलों में पार्टी कार्यकर्ताओं की समस्याओं को भी सुनेंगे। जिला प्लान की मीटिंग का बड़ा टारगेट होगा, लेकिन जिला के अंदर प्रभारी मंत्रियों के अनुमोदन के बाद ही जिला प्लान में विकास कार्यों के लिए बजट रिलीज होता है। लिहाजा जिम्मेदारी मिलते ही मंत्रियों ने भी कमान कस ली है। मंत्री धन सिंह रावत, गणेश जोशी, सौरभ बहुगुणा, रेखा आर्य, प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल ने जिलों के दौरे फिक्स कर लिए हैं। धन्यवाद कर रहा हूं, उन्होंने टिहरी और उत्तरकाशी का प्रभार के नाते मुझे जिम्मेवारी दी है, और चूंकि मेरी वहां के जिलाधिकारी से बात हुई है, क्योंकि वहां के जिला योजना की बैठक होनी है, तो संभवतः 7 जुलाई को तो मैं टिहरी की 6 जुलाई को टिहरी की बैठक ले रहा हूँ, और उत्तरकाशी को भी उसी कड़ी में मैं जोड़ रहा हूँ कि या तो 5 को या 7 को हम लोग तो उसमें बैठक करेंगे। देखिए, मेरी माननीय हमारे दोनों जिलाध्यक्षों से बात हुई है, और बहुत जल्द मैं दोनों जगहों का दौरा लगा रहा हूँ। धन्यवाद करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि पर्वतीय क्षेत्रों की उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है, और पूरी कोशिश करूँगा कि उनके जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतर सकूँ। खाद्य आपूर्ति विभाग में आईएएस सचिन कुर्वे और खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य के बीच में ट्रांसफर्स को लेकर रस्साकशी मामले में गुरुवार को नया मोड़ तब आया जब कमिश्नर कुर्वे ने चीफ सेक्रेटरी से मिलकर उन्हें पूरे मामले की जानकारी दी। कुर्वे ने ट्रांसफर में नियमों का हवाला दिया है। वहीं इससे पहले मंत्री रेखा आर्य ने कुर्वे की शिकायत चीफ सेक्रेटरी से की थी। आपको बता दें कि कुर्वे ने बुधवार को 6 डीएसओ के ट्रांसफर किए थे, जिन्हें मंत्री ने निरस्त करने के लिए कहा, लेकिन कमिश्नर सचिन कुर्वे ने उनकी बात को नहीं माना। वहीं मामले में रेखा आर्य ने कहा है कि यदि मंत्री से सलाह किसी मामले में नहीं ली जाती है तो इससे संदेह की स्थिति पैदा होगी। विभाग के उच्च पदेन व्यक्ति से आप किसी चीज की सहमति नहीं लेते हैं और मनमर्जी करते हैं, इसका मतलब विभाग किस दिशा में जा रहा है। इससे साफ पता चलता है कि विभाग इससे दिशा विहीन होगा। यदि आप अपने मंत्री से, यदि अपने विभाग के मुखिया से किसी तरीके की सहमति आप प्राप्त नहीं कर ले रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति पैदा करता है। बड़ी खबर यहां पर आ रही है। जोशीमठ पहुंचे मुख्य सचिव एसएस संधू पहुंचे औली, सीएस अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। औली के विकास को लेकर यह बैठक हो रही है। जोशीमठ पहुंचे हैं मुख्य सचिव। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्य सचिव एसएस संधू औली पहुंचे हैं, वहां की तस्वीरें। औली के विकास को लेकर बैठक हो रही है, अधिकारियों के साथ यहां पर यह बैठक की जा रही है। उत्तराखंड में प्री मानसून की दस्तक के बाद चारधाम यात्रियों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। दूसरी ओर सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब के लिए बड़ी संख्या में देश भर से सिख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं हेमकुंड साहिब में बर्फबारी के बाद भी बुजुर्ग श्रद्धालुओं के उत्साह में कतई कमी नहीं आई है। वहीं बड़ी संख्या में संगत ऋषिकेश से हेमकुंड साहिब निकल रही है। नैनीताल में जिस कदर सरकारी जमीनों पर कब्जा हुआ है, उससे नैनीताल का जिला पंचायत भी अछूता नहीं है।
पूरे जिले में जिला पंचायत की जमीनों पर कब्जा कर लोग रोजगार कर रहे हैं, वहीं सरकारी राजस्व को भी डाका डाल रहे हैं। अब बाहरी हो चाहे अपने, सब जिला पंचायत पर सवाल उठा रहे हैं। नैनीताल की जिला पंचायत की जमीनों पर कब्जों का मामला गर्मा रहा है। नैनीताल हो, हल्द्वानी हो, भीमताल हो या फिर रामनगर, सभी जगहों पर जिला पंचायत की जमीन को खुद-बुद किया गया है, तो कई जगहों पर जमीन पर कब्जा कर अपने नाम सरकारी जमीन की जा रही है। पूरे जिले में हालात ये हैं कि दुकान, मकान और बड़े बड़े शोरूम बनाकर इन जमीनों पर कारोबार कर अपनी जेबें भी भरी जा रही हैं। इसके साथ ही जमीनों पर खुद की पार्किंग बनाकर सरकारी राजस्व को भी चूना लगाया जा रहा है। नैनीताल, खासकर नैनीताल, भीमताल, इसके आसपास के क्षेत्रों में इन पे कब्जा किया गया है और हम जिला पंचायत से मांग कर रहे थे कि यहाँ पर एक अमीन नियुक्त करके तत्काल अपनी परिसंपत्ति का परिसीमन कर जांच करके परिसीमन कर उसका कब्जा खाली कराया जाए। पूरे जिले में जिला पंचायत की जमीन को कई लोग बेच भी रहे हैं। दरअसल जिला पंचायत की कुल जमीन कितनी है, जिला पंचायत के पास इसका सटीक आकलन नहीं है, जिसका फायदा उठाया जा रहा है। इसमें ये देखना है कि कई 60 सालों के लिए लीज पे दी गई हैं, तो उसका पता नहीं चल पा रहा है। और कई जिसके नाम से लीज है, अगर हम कार्रवाई कर रहे हैं तो जिसके नाम पे वो लीज है वो वहाँ पर बंदा दूसरा नजर आ रहा है। बहरहाल जिला पंचायत की जमीनों पर बेरोक-टोक एंट्री से पहाड़ में लगातार कब्जा हो रहा है। इसके साथ ही बाहरी लोग भी जमीन को कब्जा रहे हैं। ऐसे में पहाड़ की डेमोग्राफी बदलने के साथ ही यहाँ के लिए एक बड़ा खतरा भी पैदा कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। केदारनाथ धाम में हुक्का पीने ये युवकों को भारी पड़ गया। केदारनाथ धाम में हुक्का लेकर पहुंचे युवकों पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। धार्मिक स्थलों में हुक्का लेकर पहुंच रहे ऐसे युवकों पर पुलिस चालान की कार्रवाई ही नहीं कर रही, बल्कि पकड़े जाने पर ये युवक माफी मांगते भी नजर आ रहे हैं। पुलिस ने अब तक ऐसे 6 युवकों का चालान किया है। तो यहाँ पर ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से हुक्का पीते वहां पर ये युवा दिख रहे हैं। हुक्का पीते वीडियो वायरल हो रहा है। केदारनाथ में हुक्का पीना भारी पड़ गया। शैलेंद्र सिंह रावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। शैलेंद्र, क्या एक्शन लिया गया है और कितने लोग अब तक माफी मांग चुके हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जो धार्मिक क्षेत्र हैं वहां पर जो है नशीले पदार्थों का सेवन इस तरह से इन युवकों के द्वारा किया जा रहा है और उसका प्रदर्शन किया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं जो है जो धार्मिक भावनाएं लोगों की हैं वो आहत हो रही हैं और पुलिस लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी कर रही है। अब तक 6 युवक जो है पुलिस ने केदारनाथ में ऐसे पकड़े हैं और बाकायदा उनसे माफी भी मंगवाई जा रही है उसके बाद। और जिस तरह से ये वीडियो भी बन रहे हैं उसके बाद सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो लोगों की तरह तरह की इसमें प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और इन युवकों की जो है लगातार जो है युवकों पर कार्रवाई की जा रही है पुलिस के द्वारा। शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। शैलेंद्र सिंह रावत इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। अल्मोड़ा जिले में पात्र किसानों का सत्यापन जारी है, लेकिन विभाग अभी सभी अपात्र किसानों से किसान सम्मान निधि के पैसे की वसूली नहीं कर पाया है। 1600 अपात्र किसानों को किसान सम्मान निधि का पैसा दिया गया था, लेकिन विभाग पिछले 1.5 सालों में सिर्फ 400 किसानों से ही पैसा वसूल कर पाया है और अन्य किसानों को जल्दी वसूली के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही पात्र किसानों का सत्यापन किया जा रहा है। वे किसान जो इनकम टैक्स रिटर्न के दायरे में आते थे, लगभग जिले में 1665 किसान थे, उनकी जो है किस्त 2020 दिसंबर से बंद है और वे इसके लिए अपात्र हैं। चूँकि जो है तो इनसे मेरा अनुरोध है कि वे अपना जो भी किस्त इनको प्राप्त हुई है उसको तत्काल वापस। टिहरी जिले के खाड़ी में मोबाइल नेटवर्क स्थानीय लोगों के साथ ही यात्रियों के लिए भी परेशानी का सबब बना हुआ है।
और लोगों को मोबाइल फोन पर बात करने के लिए नेटवर्क ढूंढने के लिए ऊंचाई वाले स्थानों पर जाना पड़ता है। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर खाड़ी चारधाम यात्रा का भी मुख्य पड़ाव है और आसपास के करीब 26 से 30 गांव का भी सेंटर पॉइंट भी है, लेकिन सालों पुरानी मोबाइल नेटवर्क की समस्या का आज तक समाधान नहीं हो पाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मोबाइल नेटवर्क की समस्या के लिए कई बार अधिकारियों को शिकायत की गई है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया और नेटवर्क नहीं होने के चलते अब यात्री यहां रुकना नहीं चाहता है, जिससे उनके बिजनेस को भी प्रभावित होना पड़ रहा है। बाजार जो है अपने आप में 25-30 गांवों का केंद्र बिंदु है और यहाँ पर जो दूर संचार सेवा है, आप ये मान के चलिए कि हम लोग अभी भी 25 साल पीछे चल रहे हैं। यहाँ पे पूरे तमाम जगहों पे 5G 4G की बात हो रही है, लेकिन हमको यहाँ पे 2G का भी सर्विस सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है। पे बार-बार BSNL से जनपद में जहाँ पर भी नेटवर्क की समस्या होती है पत्राचार किया गया है। BSNL द्वारा भी कुछ उसमें अपने कंस्ट्रेंट्स बताए गए हैं, तो उनसे वार्ता करके इनका निस्तारण करने की। बागेश्वर में इन दिनों सरयू और गोमती नदी के किनारे सुंदर उपजाऊ खेतों में धान रोपाई की रौनक है। रोपाई की रौनक से चारों ओर का वातावरण बड़ा ही खुशगवार बना हुआ है। बाबा बागनाथ की नगरी बागेश्वर में इन दिनों धान की रोपाई चल रही है, जिसमें महिलाएं नाचते गाते धान की रोपाई कर रही हैं। इसके साथ ही हुड़के की थाप पर देवताओं के आह्वान के साथ लोकगीत के जरिए अच्छी फसल और सुनहरे भविष्य की कामना की जा रही है। और हम ऐसी खेती पाती करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन भर हमारी परंपरा है और हम ऐसी मेहनत करके खाते हैं और हमारे सब ऐसी गांव वाले पूरा हम ऐसी रोपाई लगाते हैं, कोई गुड़ाई करते हैं। पुराने लोग बताते हैं हुड़किया बोल के चलते दिन भर तेज धूप में रोपाई करने के बावजूद थकान महसूस नहीं होती। हुड़के की थाप पर लोक गीतों में ध्यान लगाकर महिलाएं तेजी से रोपाई के काम को करती हैं। सभी महिलाएं आपस में हंसते खेलते अपना एंजॉय करते हैं, दिन भर चाचरी झोड़ा और पहाड़ी गानों से अपना दिन व्यतीत करते हैं। पहाड़ की लोक संस्कृति रीति रिवाजों की देश दुनिया में अपनी एक अलग पहचान है। यहाँ की प्राचीन संस्कृति आज भी कहीं न कहीं जनमानस में रची बसी हुई है। सभी सामूहिक रूप में जो कार्य करते हैं और मिलजुल के कार्य करते हैं, जिससे कि हमारा मतलब बहुत ही कम समय में धान की रोपाई हो जाती है। इस तरीके से जिन जिन खेतों में रोपाई करना होता है सभी लोग सामूहिक रूप में करते हैं। पहाड़ों पर एक प्राचीन संस्कृति हुड़किया बोल की है, जो खेती कार्य से जुड़ी है। हालांकि ये परंपरा अब धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर है, लेकिन बागेश्वर के कई हिस्सों में खेती की ये प्राचीन परंपरा आज भी गूंज रही है, जिसे संजोए रखने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट।